प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके सिलेबस में रघुवंशम का प्रथम सर्ग निर्धारित है, अतः उसे पढ़ने से पूर्व आज हम रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास का परिचय, उनकी रचनाएं इत्यादि के विषय में और प्रथम सर्ग की कथावस्तु को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कालिदास का परिचय। कालिदास के बारे में और इनके स्थिति काल के बारे में विद्वानों में मतांतर हैं और इनके जन्म स्थान को लेकर भी बहुत मत प्रचलित हैं, क्योंकि स्वयं इन्होंने अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। इसलिए इस महाकवि का जीवन परिचय प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों को अनुमान का ही सहारा लेना पड़ता है और इन अनुमानों के आधार पर कुछ विद्वान इसे बंगाल का सिद्ध करते हैं तो कुछ विद्वान इन्हें मैथिल सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें काश्मीर एवं मालवा से संबद्ध मानते हैं। तो श्री चंद्रबली पांडे अपने ग्रंथ कालिदास में आम्रकूट को इनका जन्म स्थान बताते हैं। वास्तविकता तो ये है कि आलोचकों और इतिहासकारों के दो ही प्रधान मत हैं। कालिदास कश्मीर के थे और कालिदास उज्जैनी के थे। पंडित लक्ष्मीधर कल्ला ने अपने ग्रंथ कालिदास का जन्म स्थान में ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि कालिदास कश्मीर के ही हीरक थे और उन्होंने अपना मत भी दिया है। और वासुदेव विष्णु मिरासी विद्वान इसे कालिदास के शैशव की क्रीड़ा स्थली उज्जैन को मानते थे और उज्जैनी को जन्म स्थान मानने के पीछे बहुत सारे विद्वानों की मान्यता है कि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी का बहुत ही तन्मयता के साथ वर्णन किया है और इस नगरी के सौंदर्य और सौभाग्य पर कवि इतना मुग्ध है कि उसे स्वर्ग का कांतिमान खंड समझता है। तो इस आधार पर कालिदास को उज्जैनी का भी माना जाता है। जो सो, लेकिन कालिदास की रचनाएं, पहले हम कालिदास के समय के संबंध में भी उसी प्रकार से अनेक मत प्रचलित हैं जो उनके जीवन के संबंध में हैं कि वो कहाँ के रहने वाले थे और इस तरह से। तो इनका समय में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं, क्योंकि कालिदास ने न तो अपने संबंध में कहीं भी कुछ लिखा है और विभिन्न विद्वानों ने आंतरिक और बाह्य प्रमाणों के आधार पर कालिदास का अस्तित्व ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी तक माना है। कालिदास ने प्रथम शती के शुंगवंशी राजा अग्निमित्र को अपने मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक बनाया और छठी शताब्दी के महाराज हर्षवर्धन के दरबारी महाकवि बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में कालिदास की बहुत भूरी प्रशंसा भी की है। इसलिए कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी के बीच में कहीं होना चाहिए। इस आधार पर इनके विषय में मुख्य रूप से तीन मत उपस्थित होते हैं कि कालिदास की सत्ता छठी शताब्दी में मानना भी आवश्यक है और कालिदास जैसे उत्तम कवि गुप्त नरेशों के स्वर्ण युग में हो सकते हैं, या कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के महाकवि हैं। इन तीन मतों पर लेकर के अलग अलग मतभेद भी हैं। कालिदास की रचनाएं, जिस प्रकार से कालिदास के जन्म और जीवनी के संबंध में मतभेद हैं, वैसे उनकी कृतियों के संबंध में भी बहुत विवाद है। लेकिन आधुनिक विद्वानों की खोज के आधार पर मुख्य रूप से कालिदास की जो कृतियां हैं उनमें दो महाकाव्य
रघुवंशम एवं कुमार संभवम। रघुवंश जैसा कि जो पहली रचना है, रघुवंश महाकवि कालिदास का 19 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य है, जिसमें राजा दिलीप से अग्निवर्ण तक 29 राजाओं की जो बृहत लघु जीवन गाथा बताई गई है। और वर्तमान में 40 से अधिक टीकाएं इस पर लिखी गई हैं। किसी समीक्षक ने कहा भी है कि ऐसा कौन है जो रघुवंश में न रम नहीं जाता, कै इह रघुकारे न रमते। जो दूसरी रचना है इनकी, दूसरा जो महाकाव्य है वो है कुमार संभवम। संभवतः ये कुमार संभवम कालिदास का पहला महाकाव्य है। इसमें कवि ने कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया है और ये 17 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य है। और कालिदास के जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लीनाथ, उन्होंने इसके प्रारंभिक 8 सर्ग पर टीका लिखी है। इसलिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो बचे हुए 9 सर्ग हैं कालिदास के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। और रघुवंश में मुख्य रूप से कथा के 3 सूत्र हैं: शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध। चूंकि कालिदास का ही महाकाव्य है रघुवंशम, जिसका हम प्रथम सर्ग पढ़ेंगे, तो कालिदास के संबंध में, उनकी रचनाओं के संबंध में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वर्णन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। 3 नाटक, कालिदास के 3 नाटक हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है और इस परंपरा में इस नाटक को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है और कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। और कालिदास की नाट्य कला का सर्वोत्कृष्ट रूप इस नाटक में देखने को मिलता है, जो 7 अंकों में निबद्ध है। फिर है विक्रमोर्वशीयम, 5 अंकों का ये त्रोटक है, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी की पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है। और फिर है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र और उनकी रानी की परिचारिका मालविका का प्रेम वर्णित किया गया है। 1 खंडकाव्य मेघदूत और 1 मुक्तक काव्य ऋतु संहार। ऋतु संहार ये कालिदास की पहली काव्य कृति है और संस्कृत गीतिकाव्य की परंपरा का सूत्रपात वस्तुतः महाकवि की इसी रचना से ही होता है। और जो ये रचना 6 सर्गों में निबद्ध एक लघु काव्य है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन यथाक्रम से किया गया है। कालिदास का मेघदूत खंड काव्य ये भारतीय काव्य साहित्य में अपनी श्रेणी की एक उत्कृष्ट कृति है। ये संदेश परक गीति काव्य या दूत काव्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और इसमें प्रेयसी के समीप यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय संदेश भेजना इस गीति काव्य का कथानक है। रघुवंश की विशेषता। रघुवंश महाकाव्य में महाकाव्य के सारे लक्षण घटित होते हैं। इसमें 19 सर्गों में कालिदास ने जो इक्ष्वाकु वंशी महाप्रतापी राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 27 राजाओं का आदर्शमय वर्णन रघुवंश में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इस काव्य की कथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पद्म पुराण इत्यादि में है, पर वाल्मीकि की जो रामायण है उससे अधिक समता है। और इसमें रघुवंश महाकाव्य में मल्लीनाथ की संजीवनी व्याख्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। रघुवंश के प्रथम सर्ग का कथासार ये
थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम पूरा वैसे तो हम पूरा रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ेंगे ही। कवि कुलगुरु जो कालिदास हैं, उन्होंने अपनी कृति रघुवंश के प्रारंभ में पार्वती और परमेश्वर की वंदना की है और अपना विनय का प्रदर्शन करते हैं और सामूहिक रूप में रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का असाधारण महत्व भी बताते हैं। महाकवि इस प्रकार से अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं और फिर वैवस्वत नाम के मनु राजाओं में प्रथम हुए और उनके वंश में दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा हुए। फिर राजा दिलीप की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि वे दृढ़ सुंदर शरीर वाले, विद्या, बुद्धि, नीति और पराक्रम इन सभी गुणों से संपन्न थे और उनके राज्य में प्रजाएं अपनी मर्यादा में रह करके सुखपूर्वक निवास करती थी। और राजा दिलीप की मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा नाम की एक पटरानी थी और राजा ने संतान प्राप्ति के निमित्त अनुष्ठान के लिए राज्य का जो भार है वो मंत्रियों पर सौंपा और अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ एक रथ पर विराजमान होकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। और रास्ते में अनेक दृश्यों को देखते हुए वो दंपत्ति सायंकाल में गुरु के आश्रम में पहुंचे और महर्षि वशिष्ठ ने अर्घ्य इत्यादि से राजा का सत्कार किया, कुशल प्रश्न किए और राजा ने भी अपनी पत्नी के साथ गुरु और गुरु पत्नी अरुंधति यानी गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति को अभिवादन कर संतान के न होने से अपना दुख प्रकट किया। तो ऋषि ने कुछ क्षण ध्यान लगा करके पुत्र न होने का कारण जान लिया और वो कहने लगे, हे राजन, पहले इंद्रलोक से जब आप अपने भूलोक में लौट रहे थे तो उस समय रानी सुदक्षिणा ऋतुमती थी और धर्मलोक के भय से उनकी याद करते हुए आपने मार्ग में स्थित कामधेनु जो गाय थी उसकी प्रदक्षिणा नहीं की। तब उन्होंने अनादर के कारण से आपको शाप दे दिया कि हे राजन, आप जो मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी संतति नंदिनी की सेवा के बिना आपको पुत्र नहीं होगा। उनका ये शाप वाक्य दिग्गजों से युक्त आकाश गंगा के प्रवाह के शब्द के कारण न आपने सुना और न आपके सारथी ने सुना। तो इस समय वह कामधेनु लंबे समय तक यज्ञ करने वाले वरुण हवि के लिए पाताल में है, इसलिए उन्हीं की बेटी नंदिनी की आप पत्नी के साथ सेवा करें और वो आपकी इच्छा को पूर्ण कर देगी। तो उसी समय नंदिनी वन से आ गई और ऋषि ने तपस्या की सिद्धि होने पर भी राजा के व्रत नियम की अपेक्षा से वन में स्थित कंदमूल, फल इत्यादि भक्ष्य पदार्थ दे करके उन्हें कुश आदि शयन सामग्री से युक्त पर्णशाला में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। और महाराज दिलीप ने महारानी सुदक्षिणा के साथ उस पर्णशाला में निवास करके शयन करके रात्रि बिताई। तो इस प्रकार से ये रघुवंशम के प्रथम सर्ग का कथासार है जो हम पढ़ेंगे। अग्रिम व्याख्यान में हम उसे सभी पद्यों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।